नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम विज्ञान में पहला घटक सजीव सृष्टि अनुकूलन और वर्गीकरण में प्राणियों का अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे वायवीय प्राणियों में अनुकूलन, सरीसृप प्राणियों में अनुकूलन, भोजन ग्रहण के लिए प्राणियों में अनुकूलन, परिसर समरूपता के लिए प्राणियों में अनुकूलन, डार्विन का उत्क्रांति का सिद्धांत, सजीवों का वर्गीकरण, कार्ल लिनियस का द्विनाम पद्धति। सबसे पहले देखेंगे वायवीय प्राणियों में अनुकूलन। वायवीय यानी जो प्राणी हवा में रहते हैं। तो सबसे पहले हमें सब पक्षियों का ध्यान आता है। चिड़िया है, कबूतर है, चील है, ऐसे बहुत पक्षी है। सबसे पहले हम देखेंगे जो पक्षी जो रहते हैं वो आकाश में आसानी से क्यों उड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि उनके शरीर पे क्या होते हैं, पंख होते हैं। उड़ने के लिए पंख होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद उनका जो आकार होता है वो शुंडाकार होता है, ठीक है। पंखों की 2 जोड़ियाँ होती है। इसके अलावा और क्या होता है, जो पक्षी होते हैं, ठीक है, जो पक्षी होते हैं उनमें क्या होता है, पूरा पर का आवरण होता है और उनकी जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है। उसमें वायुकोश होता है और हड्डियां खोखली होने के कारण इनका जो वजन है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये आसानी से उड़ सकते हैं। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पक्षी है ये चील है। अब ये जो चील पक्षी है इसमें और एक खासियत होती है। अब वो कौन सी खासियत है, इसके पैर। ये जो है नख वाले पैर, ये इतने घातक होते हैं। ये अब शिकार जब इनको दिखता है तो ये शिकार के धीरे ऐसे गोल गोल आकाश में उड़ते हैं। जैसे शिकार मिलता है उसको झपट कर तेज गति से ये उड़ते हैं। ये देखो नाखून में ये अपना शिकार पकड़ते हैं और इन नाखूनों से क्या करते हैं, शिकार करके अपना भोजन करते हैं। तो ये जो नाखून है ये इसकी विशेषता है, यानी ये भक्ष्य को पकड़ने के लिए इनके शरीर में अनुकूलन हुआ है। अब हम देखेंगे सरीसृप प्राणियों में अनुकूलन। सरीसृप यानी जो प्राणी जमीन में रेंगते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कछुआ। ये जो कछुआ है ये पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। अब हम देखेंगे ये जो कछुआ का जो ये ऊपर वाला ये कवच है, ठीक है, और जब ये चलता है ये बाहर निकाल देता है और ये चलता है। लेकिन जैसे ही ये आहट होती है तो ये रुक जाता है और ये अपना धीरे से पूरा ये जो है शरीर का जो आगे वाला भाग पूरा अंदर कर लेता है, यानी संकुचन कर लेता है। ये जो है ये कवच है, कठोर होती है, ठीक है। इसका जो है रंग है इसमें भी परिवर्तन होता है। देखा आपने, ये अपना पूरा शरीर अंदर कर लेता है और ऐसी गोला बन जाता है टापू के समान। तो यह एक प्रकार का अनुकूलन ही है। ये क्या अब दिख रहा है, ये है छिपकली।
छिपकली भी क्या है, एक प्रकार का रेंगने वाला प्राणी है। इसमें भी चिपचिप पदार्थ निकलता है, ये दीवारों में चिपक जाती है, वस्तु पे चिपक जाती है, ठीक है। और इसमें भी ये जीभ निकालकर भक्ष्य को पकड़ती है धीरे धीरे आकर। यह भी एक प्रकार का अनुकूलन ही है, यानी त्वचा तथा पंजों की हलचल से ये क्या करती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। इसकी त्वचा भी परिवर्तन होता है, रंग इनके। अब यह है सांप, यह भी एक रेंगने वाला प्राणी है। इसकी भी जो पेशियां है संकुचन प्रसरण होते रहती है और ये रेंगते हुए चलता है। यह भी अपना शिकार, यहाँ पे जीभ होती है, जीभ लंबी करके अपने शिकार को वो खींचता है, ठीक है। सांप से डर लगता है आपको? हाँ, हम इनकी नागपंचमी में पूजा करते हैं नाग की। ये है सांप, ठीक है। सांप किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि इसे मेंढक बहुत अच्छा लगता है, ये मेंढक खाता है। जो मेंढक किसानों के शत्रु होते हैं, तो ये शत्रु को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इसलिए यह किसानों का मित्र कहलाता है। इसकी जो त्वचा है, ये जो त्वचा है ये भी रंग बदलते रहती है। देखो, आपने देखा होगा मिट्टी के, जब मिट्टी में जाता है तो मिट्टी के रंग का दिखता है, बिल्कुल आसानी से ये दिख नहीं पाता है। तो ये जो रंग मिला है सुरक्षा होती है। और यह भी धरती में जब आगे वाला दुश्मन आगे रहता है तो इसकी आहट से ही इनको समझ जाता है और ये सतर्क हो जाते हैं। देखो ये चित्र ध्यान पूर्वक देखिए, देखो ये सब रेंगने वाले प्राणी, ये देखो पानी में रहने वाले, ध्यान से देखो। केचुआ, विभिन्न प्रकार के मगर, दिख रहा है आपको, सांप। ध्यान पूर्वक देखो, देखो जमीन, ऐसा लग रहा है जमीन है, जमीन के इनके रंग है, दिख रहा है आपको। इनका ये प्रकार का रंग मिलना, यह भी एक प्रकार का अनुकूलन ही है। देखो ये देखो मिलते जुलते लग रहे हैं धरती से। ध्यान पूर्वक देखिए। अब हम देखेंगे भोजन ग्रहण के लिए प्राणियों में अनुकूलन। अब भोजन, कुछ प्राणी शाकाहारी और कुछ प्राणी मांसाहारी होते हैं और कुछ प्राणी उभयाहारी, उभयाहारी यानी मांस और शाक दोनों पर निर्भर होते हैं। और भोजन करने के लिए उसी के अनुसार प्राणियों में विशिष्ट परिवर्तन हुआ है। अब ये कठफोड़वा है, पक्षी है, आपने देखा होगा। ये लकड़ी, ये देखो लकड़ी को, ये चोंच, इसकी जो चोंच होती है ना बहुत मजबूत होती है, ठीक है। और इस मजबूत चोंच से क्या करता है, ये जो है लकड़ी पर क्या करता है, गड्ढा करता है, खोदता है और ये लकड़ी को खाता है। कठफोड़वा यानी कठ को, यानी लकड़ी को फोड़ फोड़ कर ये अपना भोजन प्राप्त करता है। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा, ये देखो सांप, आपको बताया ना किसान, सांप किसान का मित्र है, मेंढक को खा रहा है। फिर ये जो ये फल खाने वाला पक्षी है, ठीक है, ये तितली, इसको क्या होते हैं, सूंडे होती है, इससे क्या करती है, वो फूलों का रस चूसती है। हर प्राणियों में ये जो खासियत दिख रहा है, विशेषता दिख रही है, यह सब एक प्रकार का अनुकूलन ही है, ठीक है। अब हम देखेंगे परिसर समरूपता के लिए प्राणियों में अनुकूलन। परिसर समरूपता यानी परिसर का जो है उसी के अनुसार अपने को ढालना, यह समरूपता कहलाता है। अब जैसे ये गिरगिट, आपने देखा होगा गिरगिट का पेड़ों में रहता है, जमीन में रहता है, दीवारों पर रहता है,
तो ये जहाँ पर रहता है, पहाड़ रहता है, जहाँ पर भी जाता है तो वहाँ के वातावरण में ये अपने आप को परिवर्तित कर देता है। अपने रंग में, इसका जो रंग है, गिरगिट क्या करता है, रंग, अपने शरीर का जो बाह्य रंग है वो बदलते रहता है। यानी शरीर का जो रंग है, परिसर के रंग में परिवर्तन करना, ये गिरगिट की, टिड्डे की ये खासियत है, तितलियों की ये खासियत है। आपने देखा तितली फूलों में बैठती है तो वो दिखाई नहीं देती, एकदम पास जाओ तो ही वो दिखाई देती है। ऐसे गिरगिट ये दूर से दिखाई नहीं देता, पास जाओ तो ही दिखता है ना, एकदम मिलता जुलता रहता है उसके शरीर का रंग। ये देखो टिड्डा, यह भी जब वो पत्तियों में जाता है तो वह हरे रंग का दिखाई देता है। तो यह भी रंग बदलने वाला क्या है, कीटक है। अब हम डार्विन का उत्क्रांति का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। चार्ल्स डार्विन नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। अनेक प्रकार के प्राणियों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करके प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। योग्यतम की उत्तरजीविता, इन्होंने कहा जो सजीव अपने समय के पर्यावरण में जीवित रहने के लिए सर्वाधिक सक्षम होते हैं, बाद में आने वाले समय में उनके ही बने रहने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसे ही योग्यतम का उत्तरजीविता का सिद्धांत कहते हैं। यह डार्विन का पहला सिद्धांत है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, यदि कोई सजीव अपने लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली किसी विशेषता के साथ जन्म लेता है और टिका रहता है तो उसकी अगली पीढ़ी भी उसी के समान ही रचना वाली होती है। इसे डार्विन का दूसरा तथा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। अब हम देखेंगे सजीवों का वर्गीकरण। हमारे आसपास असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। उनका अध्ययन करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने स्वतंत्र विचारों के अनुसार वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण के लिए उपयोगी कसौटियों के रूप में विभिन्न गुणधर्मों को आधार माना जाता है। सजीवों का वर्गीकरण भी जरूरी है। वर्गीकरण का पदानुक्रम, इसका प्रारंभ प्राणी सृष्टि अथवा वनस्पति सृष्टि से किया जाता है। सजीवों के गुणधर्म में पाई जाने वाली मूलभूत समताओं और भिन्नताओं के आधार पर उनके मुख्य समूह बनते हैं। इसे ही वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं। देखिए आप, पद्धति, प्रत्येक सजीव को पहचानने के लिए द्विनाम पद्धति का अवलंबन किया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक सजीव का पूरे विश्व में एक समान वैज्ञानिक नाम दिया गया है। इस नामकरण में 2 शब्दावलियां होती है। पहली शब्दावली संबंधित सजीव का वंश और दूसरी शब्दावली उसकी जाति दर्शाती है। ये सभी वैज्ञानिक नाम अंतर्राष्ट्रीय नामकरण संहिता के नियमों के आधार पर दिए जाते हैं। केवल एक जाति के ही सजीवों में संकरण किया जा सकता है यदि उनके रंग, ऊंचाई, पूंछ
की लंबाई आदि में कुछ अंतर हो तो भी उनमें प्रजनन तथा वंश वृद्धि हो सकती है। उदाहरण, पूरे विश्व की सभी बिल्लियां एक ही जाति में रखी गई है, परंतु बिल्ली और बाघ दो अलग अलग जातियों में आते हैं। देखो ये चार्ट किस प्रकार ये सजीव है, इनका एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है जो सारे विश्व में एक जैसी है। कुत्ता कैनिस फैमिलियरिस, गाय बोस टाउरस, गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, ज्वार सोरघम वल्गेर। उसी प्रकार मानव होमो सेपियंस, आम मंजीफेरा इंडिका। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।